तुर्किस्तान में बसा एक बहुत ही खूबसूरत शहर समरकंद। लेकिन कभी ये बाबर का सपना हुआ करता था। लगातार 2 बार हार जाने के बाद बाबर ने अपना रुख बदल लिया। अब उसकी नजरें हिंदुस्तान पर थी। इतिहासकारों की माने तो ये करीब 1519 की बात है, जब बाबर चेनाब नदी के किनारे तक अपना राज फैला चुका था। 1524 तक उसका इरादा बस पंजाब तक ही सीमित था। वजह साफ थी, ये इलाका कभी उसके पुरखों तैमूर के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। बाबर उस अधूरी विरासत को पूरा करना चाहता था। उधर उस वक्त नॉर्थ इंडिया पर राज कर रहा था इब्राहिम लोधी। बाहर से उसका राज मजबूत दिखता था, मगर अंदर ही अंदर बिखर रहा था। कई सरदार और नवाब उससे नाराज होकर उसका साथ छोड़ रहे थे। इसी बीच बाबर को बुलावा आया। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम के चाचा अलाउद्दीन से। दोनों चाहते थे कि बाबर उनकी मदद करे। बाबर ने खुद को दिल्ली का असली वारिस बताते हुए इब्राहिम को अपना दूत भेजा, मगर हुआ उल्टा। उस दूत को लाहौर में कैद कर लिया गया और महीनों बाद छोड़ा गया। अब बाबर तिलमिला उठा। साल 1524 में वो लाहौर की तरफ बढ़ा, लेकिन यहाँ पहुंचकर उसे बड़ा झटका लगा। दौलत खान को इब्राहिम की फौज ने पहले ही भगा दिया था। बाबर की आर्मी ने लाहौर की सेना को हरा दिया और गुस्से में उसने पूरे लाहौर को 2 दिन तक आग के हवाले कर दिया। इसके बाद बाबर दीपालपुर पहुंचा। यहाँ उसने आलम खान, जो इब्राहिम का एक और बागी चाचा था, उसे गवर्नर बना दिया। लेकिन आलम खान ज्यादा दिन टिक ना सका। उसे गद्दी से हटा दिया गया और वो काबुल भाग गया। बाबर ने उसे सेना दी। आलम खान और दौलत खान मिलकर करीब 30,000 सिपाहियों के साथ दिल्ली की ओर बढ़े। उन्होंने इब्राहिम को घेर लिया, लेकिन इब्राहिम लोधी, उसने उनकी पूरी सेना को हरा दिया और आलम खान को भागना पड़ा। और यही बाबर को साफ समझ आ गया, अगर उसे पंजाब चाहिए, अगर उसे हिंदुस्तान चाहिए, तो अब इब्राहिम लोधी से सीधी टक्कर लेनी होगी। इब्राहिम लोधी की विशाल फौज के बारे में सुनकर बाबर ने अपनी तैयारी और मजबूत कर ली। पानीपत शहर की तरफ उसने अपनी राइट फ्लैंक यानी सेना के दाएं हिस्से को सुरक्षित किया और दूसरी तरफ यानी लेफ्ट फ्लैंक पर एक गहरी खाई खुदवाई, जिसे ऊपर से पेड़ों के टहनियों से ढक दिया गया। बीचों बीच बाबर ने करीब 700 कार्ड्स यानी बैलगाड़ियों को रस्सियों से बांधकर खड़ा कर दिया। हर 2 गाड़ियों के बीच एक छोटी सी जगह छोड़ी गई, जहां उसके मैच लोग यानी बंदूकधारी छिपकर बैठ गए। बाबर ने उनके लिए मजबूत सहारे भी बनवाए, ताकि वो आराम से बंदूक टिकाकर गोली चला सके। इस तरकीब को बाबर ओटोमन डिवाइस कहता था, क्योंकि इसे पहली बार ओटोमन साम्राज्य ने बैटल ऑफ चैल्डिरन में अपनाया था। जब इब्राहिम की भारी भरकम फौज पानीपत के मैदान में पहुंची, तो उन्हें बाबर तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही संकरा लगा। इब्राहिम को अपनी सेना को नए सिरे से सजाना पड़ा, लेकिन बाबर ने मौके का फायदा उठा लिया। उसने अपनी मशहूर तुलगुमा स्ट्रेटेजी अपनाई, यानी सामने से जंग छेड़ी और दोनों तरफ से अपनी सेना के समूह को भेजकर इब्राहिम की फौज को घेर लिया। इतने बड़े जनाजे में इब्राहिम के बहुत से सैनिक जंग में उतर ही नहीं पाए और जब हालात पलटे तो बड़ी तादाद में सिपाही मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। खुद इब्राहिम लोधी भी पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वक्त वो मारा गया। उसका सिर काट दिया गया। इस भीषण जंग में करीब 20,000 लोधी सिपाही मारे गए। और इसी जीत के साथ बाबर ने सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीती थी, उसने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव रख दी थी। इतिहासकार अक्सर कहते हैं कि पानीपत की इस लड़ाई में बाबर की तोपें सबसे बड़ा हथियार साबित हुई, क्योंकि इब्राहिम लोधी के पास कोई फील्ड आर्टिलरी नहीं यानी तोपखाना नहीं था। और जब बाबर की तोपें दागी गई, तो उनके शोर से इब्राहिम के हाथी ही घबरा गए। घबराकर उन हाथियों के पीछे हटते हुए लोधी की अपनी ही फौज को रौंद दिया। लेकिन अगर हम पुराने सोर्सेस को पढ़ें
तो पता चलता है कि बाबर की जीत सिर्फ तोपों की वजह से नहीं थी। असल ताकत थी उसकी नई जंग की चालें। बाबर ने दो बड़ी स्ट्रैटेजीज अपनाई थी, तुलगुमा और अराबा। तुलगुमा का मतलब था पूरी फौज को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, लेफ्ट, राइट और सेंटर में। फिर लेफ्ट और राइट हिस्सों को भी आगे और पीछे में बांट दिया गया। इससे छोटी सी सेना भी दुश्मन को हर तरफ से घेर सकती थी। अब आता है अराबा टैक्टिक। सेंटर फॉरवर्ड हिस्से में बाबर ने बैलगाड़ियों की लंबी लाइन खड़ी कर दी। गाड़ियों को जानवरों की खाल की रस्सियों में बांधा गया ताकि वो हिल ना सके। इनके पीछे रखी गई तोपें और उन तोपों को ढकने और घुमाने के लिए बाबर ने पहियों वाली लकड़ी के ढाल लगाए, जिनसे तोपें आसानी से इधर उधर मोड़ी जा सके। अब सोचिए, बाबर की तोपें दुश्मन पर लगातार बरस सकती थी, बिना इस डर के कि कोई उन तक पहुंच पाएगा। गाड़ियों की दीवार बनी हुई थी और तोपें मजबूती से टिके हुए थे। जंग के बीच इब्राहिम लोधी अकेला पड़ गया। उसके कई सरदार और सेनापति, जो ज्यादातर पैसे पर रखे गए भाड़े के सिपाही थे, बाबर का झंडा पकड़कर उसी के साथ हो गए। इब्राहिम मैदान में मारा गया, उसे सबने छोड़ दिया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की जमीन पर हुई थी वो लड़ाई जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। एक तरफ था बाबर 15,000 सिपाहियों और 20 से 24 तोपों के साथ, और दूसरी तरफ था इब्राहिम लोधी 30 से 40,000 की विशाल फौज और 1000 से भी ज्यादा हाथियों के साथ। दिखने में तो लोधी की ताकत कई गुना ज्यादा थी, लेकिन मैदानी जंग में फैसला तो हुआ। तोपों और नई चालों से बाबर की तोपों ने न सिर्फ दुश्मनों की फौजों को तोड़ा, बल्कि उनके शोर से हाथी भी पागल होकर लोधी की अपनी ही फौज को कुचलने लगे। और इस तरह पानीपत की धरती पर इब्राहिम लोधी मारा गया। दिल्ली सल्तनत का आखिरी चैप्टर वहीं खत्म हो गया और शुरू हुआ मुगल एम्पायर का नया दौर। पहली पानीपत की लड़ाई के ठीक 30 साल बाद एक बार फिर वही जमीन बनी हिंदुस्तान की किस्मत का मैदान। इस बार आमने सामने थे अलग अलग दुनिया के बादशाह। एक तरफ हैमू, एक हिंदू सेनापति जिसने अपनी काबिलियत से सूर डायनेस्टी में ऊंचा मुकाम पाया था, और दूसरी तरफ अकबर, बाबर का पोता, जो उस वक्त सिर्फ 13 साल का था, लेकिन उसके साथ था उसका सच्चा गार्डियन और स्ट्रेटेजिस्ट बैरम खान। कहानी शुरू होती है हुमायूं से, बाबर का बेटा। बाबर ने जिस हिंदुस्तान की नींव रखी थी वो हुमायूं के हाथ से निकल गई थी, क्योंकि शेर शाह सूरी ने उसे हराकर अपनी सूर डायनेस्टी की स्थापना की थी। लेकिन 1545 में शेर शाह की मौत के बाद सूर एम्पायर बिखरने लगा। राजगद्दी के लिए झगड़े, बगावतें और अव्यवस्था ने एम्पायर को कमजोर कर दिया। यही मौका हुमायूं ने उठाया और 1555 तक उसने दिल्ली और आगरा पर फिर से मुगल झंडा लहरा दिया। लेकिन किस्मत ने फिर पलटी मारी। 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की अचानक मौत हो गई। अब तख्त पर बैठा उसका नन्हा बेटा अकबर। उधर सूर डायनेस्टी की बागडोर थामी हेमू ने। हेमू कोई आम इंसान नहीं था, वो शेर शाह के जमाने से ही उनके साथ रहता था। धीरे धीरे वो आदिल शाह सूरी का चीफ मिनिस्टर और आर्मी जनरल बन गया। हुमायूं की मौत का सुनहरा मौका हेमू ने हाथ से नहीं जाने दिया। उसने बंगाल से कूच किया और मुगल इलाकों पर टूट पड़ा। आगरा के गवर्नर तक बिना लड़े भाग निकले और तुगलकाबाद की लड़ाई में मुगल सेनापति तरदी बेग खान को धूल चटाकर हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही हेमू ने खुद को राजा विक्रमादित्य घोषित कर दिया, यानी अब मुकाबला तय था। एक तरफ नया नवेला बादशाह अकबर और दूसरी तरफ एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड सम्राट विक्रमादित्य। लेकिन पानीपत की इस दूसरी लड़ाई से पहले किस्मत ने हेमू को ऐसा झटका दिया जिसकी वजह से उसके पूरे कैंपेन की दिशा ही बदल गई। क्योंकि 5 नवंबर 1556 पानीपत की सरजमी पर अकबर की फौज और हेमू की सेना आमने सामने खड़ी थी। हेमू की फौज गिनती में बहुत बड़ी थी, 30,000 से भी ज्यादा सैनिक और सैकड़ों हाथी।
जबकि अकबर की सेना कम थी, लेकिन उसके पास था सबसे बड़ा हथियार, तोपें। वो आर्टिलरी, जिसे कुछ दिन पहले ही किस्मत से अकबर की फौज ने हेमू से छीन लिया था। दोनों सेनाएं फॉर्मेशन में खड़ी इंतजार कर रही थी। चुप्पी ऐसी थी जैसे तूफान में पहले की खामोशी। आखिरकार पहला हमला हेमू ने किया। अपने हाथियों को छोड़ा, धरती कांप उठी और मुगल फौज की कतारें टूट गईं। लेकिन पीछे हटने की बजाय मुगल सेना ने हेमू की तोपों के किनारों पर हमला कर दिया। एक गहरी खाई की वजह से हाथी मुगल फौज तक पहुंच ही नहीं पाए। अब हाथी खुद ही फंस गए और मुगल तोपों के वारों का शिकार बनने लगे। हालात बिगड़ते देख हेमू ने खुद मोर्चा संभाला। अपने शाही हाथी पर सवार होकर उसने काउंटर अटैक शुरू किया। उसके कई भरोसेमंद सेनापति मारे गए, लेकिन हेमू बार बार चार्ज करता रहा। उसने मुगल विंग्स को पीछे धकेल दिया और बीच का हिस्सा तोड़ने ही वाला था कि तभी एक मुगल तीर सीधा जाकर हेमू की आंख में लग गया। वो घायल होकर हाथी पर ही बेहोश हो गया। राजा गिरा तो सेना का हौसला भी गिर गया। अफगान सैनिक बिखरने लगे और भाग खड़े हुए। मुगलों ने मौके का फायदा उठाकर चारों ओर से घेर लिया। पानीपत की दूसरी लड़ाई के कुछ घंटे बाद जमीन पर बिखरी लाशों और टूटे हौसले के बीच हेमू को बेहोशी की हालत में पकड़कर मुगल कैंप में लाया गया। वो जख्मी था, मौत से बस कुछ ही कदम दूर। यहीं पर बैरम खान ने एक सख्त फैसला लिया। हेमू का सिर कलम कर दिया गया। सिर्फ हेमू ही नहीं, उसके कई रिश्तेदार और करीबी सेनापति भी मार दिए गए। ये एक साफ वार्निंग थी, जो भी मुगल एम्पायर के खिलाफ बगावत करेगा उसका अंजाम यही होगा। उधर हेमू का मालिक आदिल शाह भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका। अप्रैल 1557 में बंगाल की लड़ाई में भी वो भी हार कर मारा गया। हेमू के हाथी मुगल सेना में शामिल कर लिए गए और आने वाले कई सालों तक वही हाथी मुगल फौज की शान और ताकत बने रहे। इस दूसरी पानीपत की लड़ाई ने न सिर्फ दिल्ली की गद्दी पर अकबर का हक पक्का कर दिया, बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में मुगल ताकत को मजबूत बना दिया।
लेकिन ये जीत अब्दाली को और भड़काने वाली साबित हुई। उसने यमुना नदी पार की और मराठों पर 2 महीने तक लंबा सीज किया। इस घेराबंदी में मराठे खाने पीने की हर सप्लाई से कट गए। हालात इतनी खराब हो गए कि कहा जाता है कि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था। आखिरकार जब हालात असहनीय हो गए तो मराठों ने सीधे अब्दाली की फौज से भिड़ने का फैसला किया और फिर 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में इतिहास की सबसे खून खराबे वाली लड़ाई में से एक लड़ी गई। लेकिन आखिरकार मराठों की पूरी कोशिश के बावजूद तीसरी पानीपत की लड़ाई में जीत अब्दाली के हाथ लगी। अहमद शाह अब्दाली की फौज ने मराठास को हराया। क्यों हारे मराठा? सबसे पहले उनके बड़े नेता विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ मैदान में ही मारे गए। अनुमान है कि इस लड़ाई में 60,000 से 70,000 सैनिक मारे गए। दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ। इस लड़ाई ने मराठों की उत्तर भारत में बढ़त को रोक दिया। कुछ और वजह भी थी। मराठास की फौज कम थी, लगभग 45,000 सैनिक, जबकि अब्दाली के पास करीब 60,000 सैनिक थे। मराठों का कोई मजबूत अलाय नहीं था। सूजा उद्दौला और नाजिर खान दोनों ने अब्दाली का साथ दिया और सबसे बड़ी वजह, अहमद शाह अब्दाली उस समय के सबसे बड़े जनरल थे। उसके पास सुपर टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज थी जो युद्ध जीतने में मददगार साबित हुई। तीसरे पानीपत के बाद अब्दाली ने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली का बादशाह बनाया। मराठास की राजनीति में प्रतिष्ठा गिर गई और उनका नॉर्दर्न एक्सपेंशन रुक गया। लेकिन 10 साल बाद पेशवा माधवराव के नेतृत्व में मराठा फौज फिर से उत्तर भारत में लौट आई और मराठा साम्राज्य ने अपनी ताकत फिर से साबित की।